हेलो क्लास 10th के चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सभी अपने अपने परीक्षा की तैयारी काफी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोगों की परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है? अगर आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल बढ़िया चल रही है ना, तो आज मैं लेकर के आया हूं सेट 1। इसका उत्तर आप लोग दे करके देखिए, ठीक है। मैं अभी सोल्व करता चलूंगा, आप लोग को पीछे पीछे सोल्व करना है और बताइएगा कि इस सेट में आप लोग का कितना नंबर सही हुआ, ठीक है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू दिए गए हैं, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है पूरा सोशल साइंस से महत्वपूर्ण उसमें उठा करके डाले गए हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, लिखा हुआ है निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था, ठीक है। नेपोलियन को पराजित किया था कब? 1815 में, है ना। फिर उसी के बाद ही, उसकी पराजित के बाद ही क्या होती है? वियना संधि होती है, ठीक है। तो किन देशों ने मिलकर के नेपोलियन को हराया था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया ने। नेपोलियन कहाँ का राजा था? फ्रांस का। तो फ्रांस अपने आप को तो हराएगा नहीं, है ना। फ्रांस, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया मिलकर नेपोलियन को हराया था, पराजित किया था, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी, ठीक है। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं? किसके साथ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति के साथ। कब हुई थी? 1789 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में थे, वहां पर भी अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन फिर जब ये भारत लौटे, ठीक है, तो कब लौटे? 1913 में, 1914 में, 1915 या फिर 1916? तो कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। फिर 1917 में कहाँ जाते हैं चंपारण जिला, जो कि बिहार में है ना। वहां पे जो नील की खेती हो रही थी उसके खिलाफ जो किसान प्रदर्शन करते उन्हीं का साथ देने के लिए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? किस अधिवेशन में पारित होता बताइए? दिसंबर 1922 सूरत अधिवेशन में, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में, जनवरी 1921 कोलकाता अधिवेशन या फिर 1920 लाहौर अधिवेशन? तो ये असहयोग आंदोलन है ना, ये हुआ था दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में ये पारित किया गया था, ठीक है। नागपुर में भी डिस्कशन हुआ था, लेकिन ऑफिशियली इसको है ना, मतलब नागपुर बोल रहे, कोलकाता में हुआ था, लेकिन इसको ऑफिशियली कहां पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन में इसको पास कर दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता कौन था? कौन था? अमेरिका था, अफ्रीका था, इंग्लैंड था या फिर फ्रांस था? ठीक है। इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे आसान भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हर चैप्टर से यहाँ पे कोशिश किया गया, क्वेश्चन डालने का कोशिश किया गया है, आप लोग को उत्तर बताना है। तो कौन था भाई? अमेरिका था। अमेरिका बहुत कर्ज दे रहा था उस समय, अमीर था ना, बहुत कर्ज दे रहा था। फिर क्या आती है? महामंदी आती। कब महामंदी कब आती है? 1929 ईस्वी में ना, अमेरिका में आती है। फिर धीरे धीरे पूरा विश्व में फैल जाती है और उसका फिर ये हम कर्ज देना बंद कर देता है, ठीक है। इसका अकल ठिकाने जाता है। चलिए, अब जो लोग है ना मेरा लाइव क्लास रेगुलर ले रहे होंगे, उनको तो ये सब बहुत आसान लग रहा है ना। जो लोग रेगुलर व्यूअर है, कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये सब क्वेश्चन आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या फिर अमेरिका? किस देश में होती है? तो इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, उसके बाद फिर बाकी देशों में। आगे बढ़ते बताइए, एक पैसा मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पैसा मैगजीन जब क्या बोलते हैं, एक तरीके से सस्ते मिलने, मतलब छपाई वगैरह सस्ता होने लगता है, प्रिंटिंग वगैरह का तकनीक आ जाता है, तो सस्ते सस्ते किताबें मिलने लग जाती है। तो एक पैसा मैगजीन किस देश में प्रकाशित हो रहा था? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर रूस? तो किस में हो रहा था? इंग्लैंड में, है ना, ताकि गरीब लोग जो है एक तरीके से ये सब जो सस्ता किताबें था वो गरीब लोग भी आसानी से पढ़ पाते थे। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों द्वारा लाया गया था? किन लोगों के द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या फिर अंग्रेजों द्वारा? किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ये लोग धर्म प्रचारक थे, धर्म प्रचार करने के लिए आए हुए थे और साथ में प्रिंटिंग प्रेस का तकनीक भी लेकर के आए थे। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन गुमास्ता से संबंधित है? गुमास्ता से संबंधित कौन है? व्यापारी है, उद्योगपति है, अवैतनिक नौकर है या फिर कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक है? ठीक है, तो ये गुमास्ता कौन है? तो गुमास्ता ये ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि कंपनी द्वारा, किस कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसको नियुक्त किया गया था। किस लिए? इसका काम क्या था? तो इसका काम था यहाँ पे जो सूती कपड़ा है, जो रेशम कपड़ा है ना, उसकी आपूर्ति के लिए, इसको उसका देखभाल के लिए, एक तरीके उसका क्वालिटी को जांचने के लिए, और जो बुनकर है उस पर ध्यान रखने के लिए, कहीं वो किसी और को तो सामान नहीं बेच रहे हैं ना, तो एक तरीके सुपरवाइजरी करने के लिए, है ना, एक तरीके पर्यवेक्षक थे, इसको कंपनी ने हायर किया था, ठीक है, यहाँ पे नजर रखने के लिए। आगे बढ़ते हम लोग। निम्न में से कौन से जैव संसाधन नहीं है? जैव संसाधन कौन नहीं है? मनुष्य, पशु, वनस्पति या फिर चट्टाने?
कौन नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल है ना। तो जैव संसाधन कौन सा नहीं है, तो चट्टाने नहीं है। चट्टान क्या है, एक अजैव संसाधन है, ठीक है। बाकी सब क्या है, जैव संसाधन। देखिए सभी में जान होता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, जलोढ़ मृदा, खादर मृदा, रेगर या फिर बांगर, किस नाम से जाना जाता है, तो रेगर मृदा के नाम से। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सभी का आप लोग का सही हो रहा होगा, है ना। बताइए लुप्त जाति का उदाहरण है, लुप्त जाति का उदाहरण कौन है इसमें, नीली भेड़ है या फिर एशियाई चीता है, एशियाई हाथी है या फिर गैंडा है, ठीक है। तो कौन क्या होगा, ऑप्शन बी एशियाई चीता। एशियाई चीता क्या है, लुप्त जाति का उदाहरण है, ठीक। अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्नांकित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं, गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं किस क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी हिमालय में, तटीय क्षेत्र में या फिर पूर्वी हिमालय में। तो कहां पे करते हैं, हिमालय में तो करते हैं, लेकिन पश्चिमी हिमालय में ये फेमस है ना। गुल अथवा कुल, इसमें क्या होता है, झरना होता है, नदी होता है, उसके जो रास्ता है ना उसको बदल बदल करके ये लोग अपने खेतों तक लेकर के जाते हैं, ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, रबड़, जूट, कपास या फिर कहवा, किसको कहा जाता है, जूट। ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ध्यान रहे एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना ना। तो इस तरीके से अगर सेट का प्रैक्टिस आप लोग करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा वीडियोस आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, है ना, हाइप को बढ़ा दीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में पाया जाता है, खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या फिर कोयला, कौन सा। तो ऑप्शन सी क्या होगा, थोरियम। थोरियम बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट रेत में जो कि केरल में मिलता है। यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो झारखंड में इसका अच्छा खासा, झारखंड और राजस्थान में भी मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। भारत के 60% इस्पात केंद्र किन राज्यों में स्थित है, इस्पात केंद्र किस, इस्पात यानी कि स्टील, है ना, जैसे कि बात करें यहाँ पे जमशेदपुर है ना, ये बोकारो स्टील सिटी है, ये सब क्या है, तो किन राज्यों में है, केरल तथा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा बिहार या फिर हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा तथा झारखंड। ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, उड़ीसा तथा झारखंड में ये मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादातर यहीं पे मिलते हैं, ठीक है। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है, क्या कहलाती है वो, क्या वो राज्य राजमार्ग कहलाती है, महाराज मार्ग कहलाती है, राष्ट्र राजमार्ग कहलाती है या फिर जिला मार्ग कहलाती है, क्या कहलाती है। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली मार्ग को राजमार्ग बोलते हैं, स्टेट हाईवेज बोलते हैं। ये हाल फिलहाल में आप लोग को पढ़ाया गया था, आप लोग को याद होगा, है कि नहीं। आप लोग करते हैं कि नहीं क्लासेस, रेगुलर क्लासेस कीजिए, बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं, इससे तो क्वेश्चन रहता ही रहता है लगभग सभी एग्जाम्स में, ठीक है। तो बेल्जियम के राजधानी की बात हो रही, ब्रुसेल्स में 80% लोग उस भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या वो डच भाषा बोलते हैं 80% लोग, या फिर अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर जर्मन। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा 80% लोग बोलते हैं ब्रुसेल्स में, लेकिन जब बात करेंगे अगर बेल्जियम की तो मामला उल्टा पड़ जाता है, ठीक है। बेल्जियम में कितना प्रतिशत, सिर्फ 40% बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जर्मन कितना प्रतिशत, बेल्जियम की बात करें तो 1% बोलते हैं, और डच कितना प्रतिशत, तो 59% बोलते हैं ना, 59%, ध्यान रहे। और ब्रुसेल्स की बात करें तो 80% फ्रेंच बोलते हैं, डच कितना बोलते हैं, तो डच बोलते हैं 20%, जो बचा हुआ 20% है, ठीक है। तो ये चीजें बेल्जियम और श्रीलंका से क्वेश्चन तो आता है, तो इसलिए इन दोनों के और काफी आसान है, उम्मीद करता आप सभी को याद भी हो गया होगा, है ना, अगर क्लासेस लेते तो आप लोगों को पता होगा। चलिए, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है, बताइए, बहुत आसान है ना, बताइए कौन शामिल है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सामाजिक समूह, भाषाई समूह या फिर धार्मिक समूह। सही उत्तर क्या होगा, क्षैतिज वितरण की बात करें तो विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगर क्वेश्चन आएगा ऊर्ध्वाधर वितरण में कौन शामिल है, तो ऊर्ध्वाधर में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार उत्तर होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरह। बताइए इनमें से किस देश में एकात्मक सरकार है, एकात्मक सरकार यानी कि जहां पे सिर्फ एक ही सरकार होती है ना, केंद्र सरकार होती है, तो किस देश में, श्रीलंका है, बेल्जियम है, अमेरिका या फिर कनाडा, किस देश में है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि श्रीलंका में पाया जाता है एकात्मक सरकार। बाकी सब में कौन सा सरकार है, संघात्मक सरकार है ना, संघीय सरकार जिसको बोलते हैं, जहां पे कम से कम 2 स्तर की सरकार तो होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब आगे बढ़ते हम लोग। औरत और मर्द के समान अधिकारों के और अवसरों में विश्वास करने वाला महिला या पुरुष को कहते हैं, क्या कहते हैं ना, वैसे लोग
जो महिला और पुरुष में समान अधिकारों की, है ना, समान अवसरों की बात करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? ऐसे लोगों को साम्यवादी, समाजवादी, नारीवादी या फिर संप्रदायवादी, उसको क्या बोलेंगे? नारीवादी बोलेंगे। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, इस तरीके के आसान क्वेश्चन भी आप लोग को आने वाला है। इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कार्य से संबंधित है? पारिवारिक कार्य कहने का मतलब, अब हाँ उसी को तो बताना है, कौन सा संबंधित है? विवाह और तलाक, गोद लेना या फिर उत्तराधिकार या फिर उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। पारिवारिक कानून कहने का मतलब विवाह, तलाक, गोद लेना या फिर उत्तराधिकार, यानी कि क्या बोलते हैं, बाप का जो प्रॉपर्टी है वो बेटा में ट्रांसफर होता है, क्या होता है? वो उत्तराधिकार होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो ये सब क्या पारिवारिक मामला है ना, और ये हर धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए, पारिवारिक कानून। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? एक दलीय शासन व्यवस्था कहने का मतलब वैसा देश जहां पर एक दल होता है। ठीक है, ऐसा शासन व्यवस्था जहां पर एक दल होता है। तो किस देश में? भारत में है, चीन में है, या फिर ब्रिटेन या फिर अमेरिका में? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि चीन। चीन में क्या, सिर्फ एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, अगर कोई वोट देगा तो किसको देगा ना, तो एक ही पार्टी। चीन क्या है? एक दलीय पार्टी, एक दलीय शासन व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? लोगों के लिए कानून, सत्ता पर एकाधिकार, समानता और स्वतंत्रता, अधिकारों की गारंटी। तो इसमें से एक ही जो लग रहा है जो थोड़ा सा लोकतंत्र के खिलाफ है ना, सत्ता पर एकाधिकार। अगर सत्ता पर एकाधिकार किसी एक ही व्यक्ति या एक ही ग्रुप का अगर अधिकार आ जाए तो हम लोग वो उसको लोकतंत्र नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो सत्ता पर एकाधिकार क्या है? ये विशेषता नहीं, किसका? लोकतंत्र की विशेषता बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है, क्या है ना, प्रकाशित करती है, यानी कि कौन प्रकाशित करती है? ठीक है, साथ कौन छूट गया होगा? अगर कौन प्रकाशित करती है मानव विकास रिपोर्ट, यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना, UNDP करती है, विश्व बैंक, IMF या फिर WHO कौन करती है? तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। एक देश में 6 लोग रहते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1000 है। ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको आप लोग सोल्व कीजिए फटाफट से। 1000 है, इनमें से 5 लोगों की आय क्रमशः 600, 800, 1000, 1200, 1400 है। तो छठा व्यक्ति का आय क्या है? 800 है, 900 है, 1000 है या फिर 1200? इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या बोल रहा है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, यानी कि पर व्यक्ति कितना कमा रहे हैं। यहाँ प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है, किसका किसका दिया हुआ है? 600 दिया हुआ है, प्लस 800 दिया हुआ है ना, प्लस 1000 दिया हुआ है, प्लस 1200 दिया हुआ है, प्लस 1400 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, और एक का नहीं दिया हुआ। ठीक है, एक का हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, नहीं दिया हुआ। टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, तो नीचे 6 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। और प्रति व्यक्ति यहाँ पे दिया हुआ कितना दिया हुआ? 1000 दिया हुआ, तो इक्वल टू में यहाँ पे 1000। ये इक्वेशन बन गया, क्या बन गया? एक समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन सभी को अगर जोड़े, है ना, तो कितना होगा? ये होगा भाई 1400, 600, 2000, ठीक है, 2000, 4000, 5000, यानी कि 5000 प्लस x बाई 6 इक्वल टू 1000। ठीक है, ये होगा। अब देखिए, अब क्या होगा? यहाँ पे 6 से यहाँ पे 5000 प्लस x, 6000 यहाँ पे इंटू में जाएगा तो कितना आएगा? यहाँ पे 6000 आएगा। ठीक है, 6000 यहाँ पे 5000 है। अब x इक्वल टू 6000 माइनस 5000 कितना आएगा? यानी कि 1000 आएगा। ठीक है, 1000। आप लोग का उत्तर 1000 आया या नहीं आया फटाफट से बताइए। ऑप्शन से यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्या आप लोग का भी 1000 आया या कोई और आया या फिर मैंने कोई मिस्टेक किया? जो भी किया आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल वाले कभी कभी, इसलिए ये भी जानना जरूरी है। ठीक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, या फिर उद्यमों के स्वामित्व, या फिर उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या? किस पर? ध्यान रहे, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र किस पर आधारित है? ये स्वामित्व पर, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र पर किसका कंट्रोल है? सरकार का। निजी क्षेत्र पर निजी व्यक्ति का, यानी कि स्वामित्व, मालिकाना हक, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बताइए, व्यापारिक बैंक के कार्य क्या है? क्या कार्य है? व्यापारिक बैंक जो होता है, कमर्शियल बैंक, या जो ये HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया, ये सब का क्या काम है? यूनियन बैंक हो गया, क्या इसका साख निर्माण काम है? क्या इसका ऋण देना, जमा स्वीकार करना? उपरोक्त सभी, बोलेंगे सर उपरोक्त सभी काम है ना। साख निर्माण भी इसका काम है, ऋण देना यानी कि लोन वगैरह देता है, जमा स्वीकार हम लोग जमा करने जाते हैं, जमा स्वीकार भी करता है। ठीक है, ये साख निर्माण क्या होता है? साख निर्माण का
कहने का मतलब अगर को किस बैंक को 100 रुपया दिया ना, 100 रुपया वो रखता अपने पास नहीं, वो लोन में दे देता है, ठीक है, फिर वो पैसा किसी तरीके से घूम के वापस बैंक के पास ही आता है, फिर वो लोन में दे देता है, 100 रुपये को कितना रुपया बना देता है, बहुत सारा ना, साख निर्माण उसी को बोलते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है इस तरह का वीडियो तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बताइए, घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण या फिर निजीकरण, क्या कहलाता है? ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट होगा, वैश्वीकरण कहलाता है। ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम यानी कि कोपरा कब बनाया गया? कब बनाया गया? बहुत आसान सवाल। 1985, 1986, 1987 या फिर 1990 तो उसको बनाया गया था। कब? 1986, यानी ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, एक सेट में 30 क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में भी आप लोगों को 30 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। इस तरीके से और भी अगर सेट आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में जरूर बता सकते हैं, और कितना सही हुआ है इसमें बताइएगा, और कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का गलत हुआ, किस क्वेश्चन में आप लोगों को ज्यादा परेशानी हुई वो भी बता सकते हो तो बताइएगा। उस क्वेश्चन में अगला वीडियो में अच्छा विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक लिखिए अपना ख्याल, पढ़ते लिखते रहिए। ठीक है, बाय।